देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज मिल गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, तो 9 पूरा कंप्लीट हो गया था ना, 9 तक। हाँ ये 9, 17, 17 9 5। पूरा 17,500, बस इतना तक ही है, 17,50,000। तो ये टोटल इतना इंटरेस्ट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 10th नंबर में क्या बोला है देखो, 10th नंबर में यहाँ पर बोला है कि रेनबो लिमिटेड borrowed an amount of 150 crore on 1/4/2001 for construction of boiler plant 11%। तो ये सबसे पहला बात है कि ये स्पेसिफिक बोरोइंग हो गया, क्योंकि 150 करोड़ इन्हें बोरो ही किया है ये प्लांट को बनाने के लिए, जिस प्लांट को बनने में टाइम लग सकता है 4 इयर्स। मतलब ये कंफर्म क्वालिफाइंग एसेट है। तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए स्पेसिफिक बोरिंग हुआ है, तो इस बोरिंग पे जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो 150 के ऊपर 11%, देखो मैंने किया है यहाँ पर, 150 के ऊपर 11% 16.50 करोड़ होता है। तो इतना अमाउंट जो है इंटरेस्ट का होगा पहले साल। कब लोन लिया गया? 1/4/2001। तो 1/4/2001 और 2 का ईयर जो है उसमें 16.50 करोड़ का इंटरेस्ट जो है जनरेट होगा। फिर यहाँ पर बोला था कि सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब आता है? जब हमारा जनरल बोरिंग होता है। जनरल बोरिंग होने पे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, तो वो है हम लोग का 13%। तो ये जनरल बोरिंग के ऊपर लगेगा। द अकाउंटेंट ऑफ रेनबो लिमिटेड कैपिटलाइज 19.50 करोड़ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड पेंडिंग ऑन 31 मार्च 2002। बट अकाउंटेंट ने 19.50 करोड़ को जो है कैपिटलाइज किया है इंस्टेड ऑफ 16.50। ये नीचे क्या लिखा है वो बता देते हैं। इंस्टेड ऑफ 16.50 इन्होंने ये 19.50 कहाँ से लिया? तो इन्होंने ऐसे किया है कि 150 करोड़ का लोन है और उस पे इन्होंने जो है एवरेज रेट जो कि 13% ये लगा दिया है। बट ये तो स्पेसिफिक बोरिंग है, तो स्पेसिफिक बोरिंग पे तो जो इंटरेस्ट रेट है वही लगेगा। ये 13% तो जनरल बोरिंग पे लगना चाहिए। तो पहला बात है कि इनका ये 19.50 करोड़ इन्होंने गलत कैलकुलेट कर रखा है, और ये कैपिटलाइज तो होगा ही नहीं। ड्यू टू सरप्लस फंड, और जो सरप्लस फंड था 150 करोड़ में से उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके इन्होंने इतने 3.50 करोड़ का अर्निंग किया है और क्रेडिट किया है पीएल में। तो रूल्स ये था कि स्पेसिफिक बोरिंग के लिए अगर हम लोग कुछ टेम्पोररी इनकम कर पाते हैं, स्पेसिफिक बोरिंग था और उस बोरिंग को इन्वेस्ट करके कोई टेम्पोररी इनकम करते हैं, तो वो इनकम लेस होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो कैपिटलाइज हमारा 13 लाख होना चाहिए, ना कि इनके हिसाब से जो इन्होंने 19.5 किया था। तो ये देखो हम दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये वाला। तो देखो स्पेसिफिक बोरिंग था इतना, उसके अलावा भी ये कुछ जनरल बोरिंग किया था। तो ये 175 और 125 इस पे हमारा कैपिटलाइजेशन रेट लगेगा, और 30 पे 10 करोड़ लगेगा। ये दिखा देते, कैपिटलाइजेशन 11.16 आया था, हम यहाँ पर दिखाते हैं, हम लोगों ने किया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो, तो समझ में आ जाएगा क्या गलत था। तो ये देखो यहाँ पर 3 करोड़ जो है ये स्पेसिफिक बोरिंग है, 30 करोड़ पे 10%, और बाकी जो भी हमारा बोरिंग्स था उस पे हमारा कैपिटल जो है कैपिटलाइजेशन रेट या वेटेड एवरेज रेट लगेगा। और जब हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था तो स्पेसिफिक बोरिंग को लेस करके निकाला था, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ 50 करोड़ हम लोगों ने 30 करोड़ जो है वो स्पेसिफिक बोरिंग से लिया, तो बचे हुए अमाउंट पे लगना चाहिए। और एक चीज हम लोगों ने ये तो एकदम स्टार्टिंग वाले मतलब फर्स्ट डे पढ़ा था कि अगर हम लोग का कुछ भी अर्निंग होता है, टेम्पोररी अर्निंग होता है, तो वो लेस करके जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। तो इन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया है, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए जो मैंने अभी वहां पर लिख के दिखा है वो वाला अमाउंट। तो एक काम करो ना, एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि जो है अभी अगर लिखेंगे तो हम लोग ना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये हो चुका है, या फिर हम लास्ट में दिखा देंगे एक बार, ठीक है? तो जो लिखा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बुक से भी लिख सकते हो। एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर 2001 टू इतना, इनकम इतना हो गया, तो इतना कॉस्ट जो है कैपिटलाइज्ड होना चाहिए 13। तो ये देखो 10th नंबर पे इन्होंने जो आंसर लिखा है वो कैसे लिखा है वो भी हम पढ़ के बता देते, बताया था। ये वाला एक बार फिर से बताना पड़ेगा मुझे। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, या फिर ये बुक से देख के भी लिख सकते हो यहाँ पर जो
स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो ये टेबल बुक से भी लिख सकते हो। पैरा 10A16 बोरिंग कॉस्ट स्टेट्स टू द एक्सटेंट दैट फंड आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन दैट एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस एनी इनकम ऑन द टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरिंग। तो कैसे करके कैपिटलाइज करना चाहिए, जितना फंड हम लोग बोरो कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग एसेट, मतलब स्पेसिफिक बोरिंग, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा वो एलिजिबल होगा कैपिटलाइज्ड के लिए, और वो कैसे डिटरमाइन होगा, शुड बी डिटरमाइन एज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जो भी आएगा ड्यूरिंग द पीरियड, लेस करना पड़ेगा अगर कोई टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट से हम लोग बोरिंग फंड का टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट से कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। द कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी, अब जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो तो वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज ऑफ द बोरिंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड अदर देन बोरिंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट। मतलब स्पेसिफिक बोरिंग के अलावा जो जनरल बोरिंग होता है कैपिटलाइजेशन रेट उस पे लागू होता है, वो चीज बोला है। तो फिर ट्रीटमेंट रेनबो लिमिटेड के अकाउंटेंट का इनकरेक्ट है, देन सही ट्रीटमेंट हम लोग का क्या होगा, सही ट्रीटमेंट हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, 13 करोड़ जो है वो हम लोग का कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने 11th नंबर वाला क्वेश्चन किया। 11th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 11th नंबर वाले क्वेश्चन में बोला है कि हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग 4 फेज। बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 4 फेजेस है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर्स बट फेज 1 फेज 2 ऑफ द बिल्डिंग विल बी स्टार्टेड और एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। बोल रहा है फेज 1 फेज 2 जल्दी से जल्दी जैसे ही कंप्लीट होगा ये हम लोग रेडी टू यूज कर लेंगे, बट पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने में समय लगेगा। तो वो पार्ट कंस्ट्रक्शन वाला कंसेप्ट हो गया। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितना पोर्शन रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद उस पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, जब तक रेडी नहीं हुआ तब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, और बाकी जो पोर्शन अभी भी रेडी मतलब चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, उस पर इंटरेस्ट जो है कैपिटलाइज होता रहेगा। तो फॉलोइंग इज द डिटेल्स ऑफ द वर्क डन करंट ईयर। तो करंट ईयर में देखो हम यहाँ पर बता देते, चारों फेज का खर्चा बताया है, चारों फेज में टोटल एक्सपेंडिचर, और ये चारों ऐड करके 221 होगा, ये चारों ऐड करके ओवरऑल। ठीक है, और ये चारों का इंडिविजुअली, और लोन लिया गया है 200 लाख 15% रेट पे, और मिड ऑफ द करेंट ईयर फेज 1 फेज 2 रेडी हो चुका था। तो इसका मतलब जो भी ईयर है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ईयर, ठीक है, इसमें हम लोगों ने 200 लाख का 15% यानी 30 लाख का बोरिंग कॉस्ट हम लोग का हो रहा है, और ये 30 लाख का बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा ये बताना है। तो इस यहाँ पर हमारा फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 पे ट्रीटमेंट बताना है। फेज 3 फेज 4 पे तो 30 लाख का जितना पोर्शन एप्लीकेबल होगा वो पूरा का पूरा पोर्शन कैपिटलाइज्ड होगा, और फेज 1 फेज 2 पे 30 लाख का जितना पोर्शन एप्लीकेबल होगा उसका आधा कैपिटलाइज्ड होगा, आधा पीएल में जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर फेज 1 फेज 2 रेडी हो जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पर टेबल बना के वही दिखाया। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल एक्सपेंडिचर 221 लाख, ये देखो यहाँ से देख के, और लोन जो है वो 200 लाख है। अब 200 लाख, अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 लाख पे 15% 1 ईयर का मैंने इंटरेस्ट दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि लोन का मुझे ये स्टार्टिंग डेट नहीं बोला है, तो स्टार्टिंग डेट नहीं बोला है तो हम लोग ईयर स्टार्टिंग में ही लिए हैं ये मानेंगे। लोन का टेकन डेट कब लिया है वो नहीं बोला है, तो डे 1 मानेंगे। तो फिर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 30 लाख, पूरे एक साल में 30 लाख का इंटरेस्ट होगा। अब ये 30 लाख का इंटरेस्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 सब पे लगेगा। 1 2 पे जो है अलग से दिखाएंगे, 3 4 पे अलग से दिखाएंगे, क्योंकि 1 2 का कंडीशन अलग है, वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, 3 4 जो है वो चलता जाएगा। तो 3 4 पे 30 लाख का 3 4 पे कितना इंटरेस्ट आएगा, 1 2 पे कितना आएगा वो पहले निकालना है। तो ये इंटरेस्ट को हम लोग कैसे करके प्रोपोर्शनेट करेंगे, मतलब 30 लाख को कैसे 1 2 और 2 3 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 3 4 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खर्चे के रेशियो में। ठीक है, तो खर्चे का रेशियो क्या है, तो देखो 1 2 में खर्चा कितना हुआ है, 1 2 का खर्चा है ये दोनों का टोटल, है ना, और 3 4 का खर्चा है ये दोनों का टोटल, तो ये हो जाएगा 98 लाख, और ये हो जाएगा 123। ये देखो 98 लाख और 123 लाख। अब इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30 लाख को, तो ये देखो 30 लाख इंटू 98 डिवाइडेड बाई 98 प्लस 123, ये देखो
तो ये मेरा आ गया 221। इस रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने वैसे ही किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1330 317, तो 30 × 98 डिवाइडेड बाई 221, तो ये आ गया। ये देखो 1330, ये इंटू 1 लाख करने से आ जाएगा, ये इंटू 1 लाख अगर हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,30,316। अब इधर का भी कैसे आएगा, सेम उसी तरीके से आ जाएगा 30 लाख इंटू, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 123 रेशियो और 221। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल ले रहे हैं कि फेज 1 में कितना इंटरेस्ट जाएगा 30 लाख से, फेज 2 3 4 में 1 2 में कितना आ जाएगा, 3 4 में कितना आ जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इन द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख लो, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस। ये थोड़ा सा अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में अगर होगा, मतलब लास्ट में हम दिखा देंगे अगर लिखना है तो, ठीक है, फिलहाल ले लो ताकि कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा। तो ये क्योंकि फेज 3 4 अभी भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, लिख दिया है, फुल इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड एज वर्क ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये 30,30,317 जो 1 2 में लग रहा है वो 6 मंथ्स तक का कैपिटलाइज्ड होगा, और बाकी जो है वो पीएल में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स में ये रेडी टू यूज हो जाएगा। तो 6 मतलब आधा, 13,30,317 का आधा कर दिया, तो आधा कैपिटलाइज्ड आधा पीएल में जाएगा। तो टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट ये वाला और ये वाला टोटल करके लिख दिया, और पीएल में कौन सा अमाउंट जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये इतना तक ही मैंने बताया था, तो पीएल में इतना अमाउंट चला जाएगा। अब इस चीज का यहाँ पर इन्होंने, मैंने जो टेबल दिखा है वो कर सकते हो, आसान है, बाकी इन्होंने अपने हिसाब से करके रखा है। ठीक है, ये देखो इन्होंने जो है अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन मेरा वाला फॉलो कर सकते हो। फिर यहाँ पर वही चीज बोला है कि फेज 1 2 में क्या होगा, देखो फेज 1 2 बिकम ऑपरेशनल, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में, तो हाफ ऑफ द इंटरेस्ट जो कि 6,65,000 मैंने भी निकाला है, फेज 1 फेज 2 का, वो कैपिटलाइज्ड होगा और ऐड हो जाएगा एसेट के कॉस्ट में, और रिमेनिंग हाफ जो है वो हमारे जो है पीएल में चला जाएगा, एक्सपेंस्ड हो जाएगा। तो यही मैंने लिख के दिखाया टेबल फॉर्मेट में। और इंटरेस्ट जो 16,69,683 फेज 3 फेज 4 का है, वो हमारा क्योंकि काम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। और नो पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज, ये इस पोर्शन का कोई भी इंटरेस्ट जो है चार्ज नहीं होगा। अच्छा हाँ, अब कैपिटलाइज्ड अगर ये पता करना है कि 16,69,683 में कितना फेज 3 में जाएगा, फेज 4 में जाएगा, तो फेज 3 एसेट का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से ये कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 और 4 के कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बस लिखने से ही होगा और कुछ नहीं। ये जो है जैसे कि ये इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट होगा, इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट, ये फेज 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो ये देखो कॉस्ट ऐसे निकाल लेना, यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ के देखोगे तो समझ जाओ। बोरिंग कॉस्ट स्टेट, सॉरी 11 वाला, हम यहाँ से दिखा देते हैं। 3 और 4 का अभी तक का कॉस्ट कितना है, 55 और 68, 55:68 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये वाला अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब 12th नंबर का देख लेते हैं। बोल रहा है एक्सपर्ट लिमिटेड इशू 12% डिवेंचर 100 लाख ऑन 1/6/2001, तो 1/6/2001 में इशू किया है। मनी रेस्ड फ्रॉम डिवेंचर टू बी यूटिलाइज्ड, कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट, वर्किंग कैपिटल नॉट क्वालिफाइंग एसेट, परचेज ऑफ मशीनरी नॉट क्वालिफाइंग एसेट, परचेज ऑफ फर्नीचर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, परचेज ऑफ ट्रक नॉट क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, ये कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बाकी ये पहला वाला सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट है। और कब जो है डिवेंचर इशू हुआ है, 1/6/2001 को। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 2 वाज पेड बाय द कंपनी। डिवेंचर इंटरेस्ट मतलब डिवेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इन्वेस्टेड आइडल फंड 5 लाख आउट ऑफ द मनी रेज्ड फ्रॉम डिवेंचर द बैंक्स फिक्स डिपॉजिट, मतलब बैंक में इन्होंने 5 लाख एफडी किया है, जितना डिवेंचर इशू किया था उसमें से, और इंटरेस्ट अर्न किया है 50,000। मार्च 2002 में कंस्ट्रक्शन जो है फैक्ट्री बिल्डिंग वाज नॉट कंप्लीटेड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल टेक अनदर 6 मंथ्स। तो
मार्च 2002 तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है और 6 महीने लगेगा बिल्डिंग को कंप्लीट होने के लिए। मार्च 2002 मशीन वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। फर्नीचर वाज पुट टू यूज एट द एंड ऑफ 2002। ट्रक इज गोइंग टू बी रिसीव्ड ऑन April 2002। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट as part of AS16 in respect of borrowing cost for the year ended 31st March 2002 in the books of the expert limited। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, यहाँ जगह बच गया था, यहाँ मेरे से जगह छूट गया था, यहाँ दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है और कौन सा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक है, तो एक ही क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी नहीं है। पहले लोन का इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 100 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, रेट है 12% और 1/6 को। तो जून से लेके मार्च तक कितना समय होता है, उतने समय का इंटरेस्ट लगेगा। तो जून से मार्च कितना समय होता है, काउंट करो। जून से मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 10 दिसंबर months. जैन फेब, 10 मंथ्स होता है। तो 10/12, तो कितना हो रहा है इंटरेस्ट, 100 लाख इंटू 12% इंटू 10/12, देखो कितना हो रहा है। 10 lakh. 10 लाख हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पे हो रहा है, ये मेरा कैपिटलाइज्ड होना चाहिए क्वालिफाइंग एसेट पे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इनकम भी किया है 5 लाख, तो मेरा टेम्पोररी अर्निंग जो है वो लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे। टेम्पोररी अर्निंग इतना होना चाहिए हमेशा, अगर कोई अर्निंग है तो वो लेस करके इंटरेस्ट के कॉस्ट को हमें कम करके दिखाना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 50,000 इंटरेस्ट अर्न किया है, तो 10 लाख से 50,000 लेस हो जाएगा, तो 9,50,000 आ जाएगा। तो 9,50,000 मेरा जो है कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ये मेरा हो जाएगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें से कितना कैपिटलाइज्ड होगा वो देखते हैं। तो बिल्डिंग जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऐसे लिख दिया, ये है मेरा क्वालिफाइंग एसेट। तो ये 9,50,000 में से ये जो है यहाँ पर हो जाएगा टू बी कैपिटलाइज्ड। और बाकी इधर एक कॉलम होगा चार्ज टू पीएल, जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 1 भी लास्ट क्लास में किया था। तो 40 लाख, तो 40 लाख आउट ऑफ लोन अमाउंट जो है मेरा 100 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, उतना कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है, 3,80,000 आ रहा है। ठीक है, तो 3,80,000 मेरा कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। बाकी एक भी मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ मशीन। तो वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ मशीन, ये सब मेरा नॉट क्वालिफाइंग एसेट है, नॉट क्वालिफाइंग एसेट है। तो ये सब का पीएल में चला जाएगा। तो कैसे होगा, 9,50,000 इंटू जितना खर्चा हो रहा है डिवाइडेड बाई 100। तो 30, 15, 2, 13, 30, 15, टू और 30, 30, 15, 2 और 13, कितना कितना आ रहा है देख। 2,85,000।
1,42,500, 19,000. 19,000 और 13 इंटू 9,500, 12,34. 1,23,500. 23,500। अच्छा, ये मशीन के बाद था परचेज ऑफ फर्नीचर और ट्रक, परचेज ऑफ फर्नीचर और परचेज ऑफ ट्रक। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन तो ऐसे ही दे रखा है, जैसे कि देखो बोला है कंपनी ने डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया था तो उससे उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिखा दिया, लेस होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका कैपिटलाइजेशन चलता जाएगा अभी आगे के 6 महीने के लिए भी। और बोल रहा है कि मशीन जो है वो रेडी फॉर इंटेंडेड इट्स यूज मार्च 2002 से होगा। अब जब भी मार्च 2002 से रेडी टू यूज हो जाएगा तो फिर कैपिटलाइज्ड वैसे भी नहीं होगा, रेडीमेड एसेट है। फर्नीचर भी वही, और ट्रक जो है रिसिव जब भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है तो मेरा नॉट क्वालिफाइंग एसेट। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, ये टोटल करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हो। यहाँ पर लिख दिया है, लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू AS 16 बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरी टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तो हम लोगों ने आंसर दिया है। एज पर द स्टैंडर्ड बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एसेट के कॉस्ट में क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड होना चाहिए बोरिंग कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कैसे डिटरमाइन होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। तो बोल रहा है कि अगर कोई मतलब बोरिंग कॉस्ट के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लेस होता है, वो मेरा सही कॉस्ट होता है जो कि कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। इसके अलावा बाकी जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो पीएल में चला जाएगा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट टू द एक्सटेंट दैट फंड आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग एसेट, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन द एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग ड्यूरिंग द पीरियड लेस इनकम, वही वाला बोला है। ठीक है, और ये इसके बाद ये पॉइंट जोड़ दिया है जो मैंने अभी बताया ना। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट टू द एक्सटेंट दैट फंड आर बोरोड स्पेसिफिकली, मतलब स्पेसिफिक बोरिंग क्वालिफाइंग एसेट के लिए द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो है एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन द एसेट शुड बी डिटरमाइंड। कैसे, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से अगर कुछ किसी तरीके का टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट है वो लेस होने के बाद जो जितना अमाउंट होगा वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, लेकिन जो एक पॉइंट बाकी था ना वो बता देते। देखो एक्सचेंज वाला, ठीक है, क्योंकि बस वही बाकी है तो वो और हम बाकी रखना नहीं चाह रहे। ठीक है, टाइम लगेगा लगेगा, बीच में ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया, क्या बोले। फॉरेन बोरिंग एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा और एक एग्जाम्पल बुक्स में है। ठीक है, फॉरेन बोरिंग में लिखेंगे व्हेन बोरोइंग आर फ्रॉम फॉरेन कंट्री देन एक्सचेंज लॉस, क्योंकि हम लोग फॉरेन से बोरो करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है, बट एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए उस लॉस का, वो हमें यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, शुड बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट एज फॉलोज। देखो क्या लिखा है मैंने, लिखा है कि when borrowing are from foreign country then exchange loss on foreign currency should be, exchange loss जो है उसमें borrowing cost बोल के हमें ट्रीट करना है। अब ये कैसे होगा, तो एक्सचेंज लॉस इनकट कि जितना एक्सचेंज लॉस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग, अगर यही बोरिंग हम लोग इंडिया से करते तो उसका कॉस्ट कितना होता, सेम उतने ही अमाउंट का। कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी,
विच एवर इज लोअर। ठीक है, कौन जो लोअर होगा वही मेरा आंसर होगा। बस इतना लिखा हुआ रहने दो, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल 1, लोन बोरोड फ्रॉम यूएसए फॉर $1 lakh at that time, exchange rate $1.50 at the end of the year, exchange rate is $1.55, loan used for construction of qualifying asset, interest on foreign borrowing is rupees 10 lakh, capitalized. Case 1, suppose interest on local borrowing is rupees 12 lakh. Case 2, suppose interest on local borrowing is rupees 18 lakh. Case 3, suppose interest on local borrowing is rupees 9 lakh। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हम लोग फॉरेन से बोरिंग कर रहे हैं और अगर मेरा एक्सचेंज में लॉस हो रहा है तो फिर उस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो देखो, लोन यूएसए से लिया गया $1 लाख का। जब लिया गया तब जो एक्सचेंज रेट था वो $1.50 था, लेकिन ईयर एंड में एक्सचेंज रेट $1.55 हो गया, तो $50 का लोन लिया तो 55 रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये तो लॉस हो गया, कितने का, $5 का लॉस हुआ। तो ये तो $1 पे $5 का लॉस हुआ है, तो $1 लाख पे कितने का लॉस होगा, वही मेरा एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो रहा है, 55 करके हो गया है, ₹50 इंटू $1 लाख, तो कितना हो जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। तो अब इससे क्या बोल रहा है कि ये एक्सचेंज डिफरेंस को हमें कंसिडर करना है, कंसिडर्ड करना है एज बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, A16 बोल रहा है। तो ये 5 लाख को मुझे बोरिंग कॉस्ट ट्रीट करना है। तो बोरिंग कॉस्ट ट्रीट किए है तो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए या फिर पीएल में जाना चाहिए। अब देखते हैं कितना कैपिटलाइज्ड होगा और कितना नहीं होगा। तो जो कैपिटलाइज्ड होगा पोर्शन वो होगा, जो नहीं होगा कहाँ चला जाएगा, पीएल में। क्या बोल के चला जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस बोल के। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस लॉस बोल के, जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। ठीक है, ये AS11 के हिसाब से होता है। ठीक है, और ये जो कैपिटलाइज्ड होगा ये रूल्स हमें AS16 बताता है। अच्छा, अब देखो कितना होगा। तो रूल्स ये बोल रखा है कि अगर हम लोग ये बोरोइंग इंडिया से करते तो मेरा कितना जो है बोरिंग कॉस्ट होता। तो मेरा बोरिंग कॉस्ट होता यहाँ पर दिया हुआ है, एक सपोज इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग 12 लाख। ठीक है, तो मुझे देखो 12 लाख जो है मुझे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड करने को मिल जाएगा अगर हम लोकल बोरिंग करते, और मेरा इंटरेस्ट जो है
इंटरेस्ट जो है फॉरेन बोरिंग पे कितना हुआ, 10 लाख। मतलब देखो इसी वजह से तो मैंने जो है फॉरेन से लोन लिया कि फॉरेन बोरिंग में मेरा 10 लाख आ रहा है, और ये सेम बोरिंग इंडियन मार्केट से करने से 12 लाख होता। तो अगर हम इंडियन मार्केट से करते तो मैक्सिमम मुझे 12 लाख कैपिटलाइज करने को मिलता, बट मैंने किया नहीं है। मैंने कहा से किया है, फॉरेन मार्केट से किया है। तो फॉरेन मार्केट से किया है 10 लाख, तो हम कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा कैपिटलाइज 10 लाख तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने फॉरेन से बोरो किया है तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस 5 लाख आया है। क्या ये 5 लाख पूरा कैपिटलाइज्ड होगा, क्योंकि इसे भी हम लोग बोरिंग कॉस्ट मान रहे हैं? नहीं, बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज्ड कर सकते थे अगर ये लोन इंडियन मार्केट से लेते, तो 12 लाख। तो जिसमें से 10 लाख तो हम लोग कर चुके हैं, और कितना हम लोग कर सकते हैं इस पे? मतलब हम फिर से बताते हैं, हम लोगों ने कैपिटलाइज 10 लाख किया है, लेकिन इंडिया से करने से 12 लाख कैपिटलाइज कर सकते थे, ठीक है। तो हमें रूल्स ये बोल रहा है कि हमें एक्सचेंज डिफरेंस को भी कैपिटलाइज करने को मिलेगा। तो 10 लाख तो फॉरेन करेंसी में बोरो किया, कैपिटलाइज कर दिया। यही वाला अगर इंडिया से लेते तो 12 लाख कैपिटलाइज कर सकते थे। तो हम लोग मैक्सिमम 12 लाख तक ही कैपिटलाइज कर सकेंगे, जिसमें से 10 लाख तो कर दिया है। रियलिटी में तो फॉरेन से लिया ना, तो 10 लाख कैपिटलाइज कर दिया, तो और 2 लाख कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, इसमें से हम मैक्सिमम कितना लेंगे, क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स 12 लाख ही कैपिटलाइज करने को मिलेगा, तो 5 लाख में से हम कितना ले सकते हैं? 2 लाख। 2 लाख ले सकते हैं 12 लाख करने के लिए। तो बाकी अमाउंट एक्सचेंज डिफरेंस का मेरा पीएल में चला जाएगा। तो 5 लाख में से अगर 2 लाख यहाँ आ गया, तो बाकी कितना बच रहा है वो मेरा पीएल में चला जाएगा। 3 लाख बचता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर फॉर्मूले में दोगे तो भी हो जाएगा। एक्सचेंज लॉस कितना आया है, बोलो एक्सचेंज लॉस कितना आया है? 5 लाख, ठीक है। एक्सचेंज लॉस डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ लोकल बोरिंग 12 लाख, कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी का बोरिंग 10 लाख। 10 लाख और 12 लाख का डिफरेंस 2 लाख हो गया। 5 लाख और 2 लाख में लोअर कितना है, 2 लाख है। तो एक्सचेंज लॉस में से हम लोग 2 लाख कैपिटलाइज कर सकते हैं। देखो वही आया कि एक्सचेंज लॉस में से हम लोग कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, वही तो हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक्सचेंज लॉस में से हम लोग 2 लाख कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब सेम अगर मेरा इंटरेस्ट 18 लाख हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो अगर मेरा ये बात समझ में आ रहा है तो देखो, अगर मेरा इंटरेस्ट 18 लाख हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इंटरेस्ट 18 लाख हुआ और एक्सचेंज डिफरेंस तो वही है। एक्सचेंज डिफरेंस जो मुझे कैपिटलाइज करने को मिलेगा, एक्सचेंज डिफरेंस कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट, कंसिडर्ड एज बोरिंग कॉस्ट, जो कि 5 लाख है, ठीक है। क्योंकि मेन क्वेश्चन तो मेरा सेम है, कैपिटलाइज्ड कितना करने को मिलेगा और कितना पीएल में जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड और ट्रांसफर टू पीएल। तो हम मैंने ऑलरेडी 10 लाख जो है कैपिटलाइज्ड कर लिया है, क्योंकि मैंने फॉरेन से लोन लिया था, ठीक है। लेकिन हम मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज करने के लिए एलिजिबल है, 18 लाख। मतलब ये जो मेरा 10 लाख मैंने लिखा है, ये मेरा ओवरऑल 18 लाख हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हम और 8 लाख यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये 8 लाख मुझे कहाँ से देना चाहिए, मेरा एक्सचेंज डिफरेंस को हम जितना बोरिंग कॉस्ट दिखा पाएंगे, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 18 लाख कर सकते हैं। मेरा एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस आया है 5 लाख। तो अब ये 5 लाख में से कितना कैपिटलाइज कर सकते, वही मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैक्स टू मैक्स 18 लाख कर सकते हैं, तो 5 लाख में से यहाँ कितना दे सकेंगे? पूरा 5 लाख। पूरा 5 लाख दे देंगे, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर पीएल में किसी भी अमाउंट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये पूरा 5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर मेरा यहाँ पर 15 लाख टोटल कैपिटलाइज्ड, और यहाँ पर जो है पीएल में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नॉट ट्रांसफर टू पीएल हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सचेंज डिफरेंस फिर से वही, और मेरा जो 9 लाख है, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंस 5 लाख, इसमें से कितना हम बोरिंग कॉस्ट बोल के कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड ट्रांसफर टू पीएल, तो मैक्सिमम तो हम 10 लाख कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि मेरा इंडियन बोरिंग 9 लाख है, जो कि देखो ये रियलिटी में होने का चांसेस बहुत कम है कि मेरा बोरिंग के टाइम पे 9 लाख था, फिर भी मैंने बाहर से लोन ले लिया, तो ये मेरा मैक्स टू मैक्स 9 लाख हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो
इसका मतलब मुझे ये बताओ कि हम लोग फिर इसका कितना जो है यहाँ पर दे सकते हैं। 5 लाख में से कितना दे सकते हैं? अगर मेरा ये 9 लाख हो सकता है तो 5 लाख में से कितना दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे पाएंगे, है ना। क्योंकि तब तो ये 5 लाख में से कुछ भी दोगे तो ये तो 9 लाख को एक्सीड करके चला जाएगा, क्योंकि ये खुद ही 10 लाख नहीं होके 9 लाख होगा। क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम लोग 9 लाख ही यहाँ पर दे सकते हैं ना। मतलब देखो, ये 10 लाख तो मुझे कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। अब 5 लाख में से कितना हम यहाँ पर कैपिटलाइज्ड पोर्शन में दे सकते हैं? तो देखो, 5 लाख में से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा वो इंडियन करेंसी वाला बोरोइंग ही जो है कॉस्ट वो कम है। तो फिर ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो सिर्फ 10 लाख कैपिटलाइज्ड होगा। लेकिन ये रियलिटी में इस तरीके का पॉइंट काफी कम देखने को मिलता है, होता नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा चलो, अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2। ए लिमिटेड हैज ए लोन फ्रॉम $20,000 at the beginning of financial year for a specific project at an interest rate of 6% per annum. On the day of taking loan, the year exchange rate between currency was rupees 48 per $1. The exchange rate at closing of year was rupees $1, rupees 50. The corresponding amount would have been borrowed by the company in India in Indian rupees at an interest rate of 11% per annum. Determine borrowing cost and treatment। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है कि ए लिमिटेड ने लोन लिया है यूएस से $20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 6% इंटरेस्ट रेट था। अच्छा, तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन दीदी मैंने सनम थोड़ा सा जो है ट्राई करो, क्वेश्चन बताते हैं। यस मैम। ठीक है, देखो तो यहाँ पर
मेरा जो इंटरेस्ट है फॉरेन बोरोइंग पे वो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरोइंग $20,000। डॉलर 20,000, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट है हम लोगों का 6%, इंटरेस्ट रेट है हम लोग का 6%। और इसको मुझे इंडियन करेंसी में देखना है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट हमेशा ईयर एंड में देना पड़ता है, तो ईयर एंड में जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो लेना पड़ेगा, यानी 50। ये रहा, तो ये हो गया 50। तो ये कितना आ जाएगा, $20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट का इंडियन रुपीज हो जाएगा इंटू 6%, कितना आएगा, 10 लाख पे 6%, 60,000, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सचेंज डिफरेंस निकालेंगे, तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना होगा, तो देखो जब हम लोगों ने बोरो किया तो 48 करके चल रहा था, अभी 50 करके चल रहा है, तो 50 माइनस 48, ये हो गया एक्सचेंज डिफरेंस, इनटू कितना हो जाएगा, ये तो एक से मतलब इतना लॉस है, $2 करके लॉस है, और कितने अमाउंट पे, जितने का लोन लिया था तो $20,000, तो $20,000 पे $2 करके कितने का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, 40,000 रुपीज का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग, अगर यही बोरिंग हम लोग इंडिया से करते तो हमारा इंटरेस्ट कितना लग जाता, ठीक है। तो बोरिंग अमाउंट कितना है, $20, $20 का इंडियन वैल्यू कितना है, 48 करके देखना पड़ेगा, इंटू 11% हो जाएगा, तो कितना आ रहा है देखो, क्योंकि इंडियन करेंसी में इंटरेस्ट रेट 11% होगा, यही बोला है। वन $20,000 लाख इंटू, हाँ वन कितना लाख रहा, वन फिफ्टी लैख सिक्स थाउजेंड 1,56,000, नहीं नहीं, वन या लाख फिर फाइव वन लैख थाउजेंड सिक्स फाइव हंड्रेड थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाँ, 1,05,600 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना है कि एक्सचेंज डिफरेंस का कितना अमाउंट जो है कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग मैक्स टू मैक्स कितना जो है कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, तो देखो हम लोगों ने 60,000 कैपिटलाइज्ड किया होगा, और 1,05,600 तक हम लोग कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। अगर इंडियन मार्केट से लेते तो हम लोग मैक्सिमम 60,000 कैपिटलाइज्ड कर चुके हैं, ये तो मेरा कैपिटलाइज्ड होगा। और बोरिंग कॉस्ट का कितना कैपिटलाइज्ड हो सकता है, ये टोटल 1,05,600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, तो फिर 40,000 का कितना ले पाएंगे, लेस देन इक्वल इतना होना चाहिए ना हमेशा, कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंडियन करेंसी इंडियन मार्केट में बोरो करने से जितना होता उससे मेरा कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1,05,600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 60,000 तो ऑलरेडी मैंने बोरो कर दिया, तो हम कितना मैक्सिमम और कर सकते हैं, फोर्टी पूरा फाइव चालीस थाउजेंड हजार सिक्स हंड्रेड बट मेरे पास करने के लिए अवेलेबल कितना है, 40,000, तो हम पूरा 40,000 ही कैपिटलाइज कर देंगे, तो ट्रांसफर टू पीएल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो इस तरीके से होगा, तो ठीक है, ये काफी है हमारे समझने के लिए, छोटा सा पॉइंट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ है, तो ये खुद से एक बार देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो हम नहीं, बाई चांस समझ में आया आ जाएगा, सेम है, बस डेटा लगा और कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये वाला ठीक है, यहाँ पर बोला था कि 10,000 रुपए का जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए 5% इंटरेस्ट, यही वाला शायद मैंने करवा दिया, यही वाला शायद मैंने करवा दिया लगभग, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, करके देख सकते हो। 1 लाख जो है, $10,000 का जो है लोन लिया गया है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, 5% इंटरेस्ट रेट के लिए, तो 5% इंटरेस्ट रेट, और जब लोन लिया गया था तब एक्सचेंज रेट था कितना, 45, और इंटरेस्ट जब देंगे तो 48 करके, तो इंटरेस्ट कितना होगा, ये लोन का अमाउंट उस पे इंटरेस्ट, और इंडियन करेंसी में चेंज किया 48 इसीलिए लिया क्योंकि ईयर एंड में जो है इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट इतना हो गया। और मेरा जो एक्सचेंज डिफरेंस है 48 45 का डिफरेंस है, 10,000 पे 30,000, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये 30,000 में से हम कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो मेरा इंडियन करेंसी में होगा वो $10,000 पे कितना होगा, तो इंडियन करेंसी का रेट है 11%, 49,500 है, तो हम मैक्स टू मैक्स कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो हम 49,500 कैपिटलाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके होंगे कितना, 20,
4,000, ठीक है। और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 29,500, ठीक है, या फिर सॉरी 49,500, या फिर जो फॉर्मूला बोला है उसमें भी विच एवर इज लोअर करके भी देख सकते हो। अब मेरा ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसका हम 30,000 में से कितना बोरिंग कॉस्ट में ला सकते हैं। अगर ये पूरा 30 लाएंगे तो ये 54,000 हो जाएगा, उतना तो अलाउड नहीं होगा। तो 49,500 को स्कीट करके नहीं चले जाना चाहिए, एक्सीड करके नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग कितना ले सकते हैं यहाँ पर 30,000 में से, 49,500 से 30,000 माइनस करने से ही समझ जाओगे। देखो हम लोग 24,000 ऑलरेडी ले चुके हैं, और कितना ले सकते हैं। फॉरेन करेंसी के हिसाब से तो 24,000 ऑलरेडी। हाँ बोलो कितना आ रहा है। 25,500 ऑलरेडी। ये रहा 25,500, वही हम बोल रहे हैं कि इतना हम लोग कर सकते हैं। बस वही चीज को यहाँ पर लिख दिया है कि इतना कर सकते हैं, और बाकी बचा हुआ अमाउंट फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, वही बोला है यहाँ पर। और एक शायद इस तरीके का इन द अबव एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता तो क्या होता है, इस तरीके का एग्जांपल दिया है। तो आसान है, ये करके देख सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने वहां से करवा दिया और एक यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा स्टार्ट करेंगे।